हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के बीच बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे और आप भी सेट को ध्यानपूर्वक से देख सकेंगे। चलिए, बिहार पुलिस का आज से स्टार्ट कर दी हैं। तो सभी स्टूडेंट इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। दिया गया प्रश्न 21 नंबर से, जैसे कि यहाँ इस क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट का कर रहे हैं? सामान्य अध्ययन, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज का हम लोग करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास आएगा उसका आएगा उसमें साइंस का। तो इस क्लास में हम सोशल स्टडीज, जिसको आप सामान्य अध्ययन बोलते हैं, उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट में बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है: मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कुनू राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र में स्थित है, जिसे 2018 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर में। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइएगा, इसका सबसे करेक्ट अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुड बांध है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव वाला जो क्षेत्र हैं, उसमें जो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और प्राचीन बेरोजगारी भी पाई जाती है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी भी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे पहली महिला जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। यहाँ तो आपका सवाल में है महिला में सबसे पहली जो थी मीरा कुमार थी लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन यदि पुरुष में आ जाए कि बताइए लोकसभा का प्रथम जो है पुरुष अध्यक्ष कौन था, तो एक बार इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट इस सवाल का जवाब कमेंट में बताते हैं। अगला सवाल दिया गया 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, क्या होगा? कार्ल मार्क्स थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। अगला प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर में। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र या फिर अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो अपने पद पर जो है सबसे कम समय के लिए रहे थे? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 27 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी जो थे, यही एक ऐसा राष्ट्रपति रहे थे। इन जो चार ऑप्शन में दिया गया है उनसे सबसे कम पद पर, मतलब सबसे कम समय तक ही अपने पद पर, राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति 13 मई 1967 ईस्वी को, कब तक? 13 मई 1967 ईस्वी को से लेकर 13 मई जो है
13 मई को ही बने थे। 13 मई 1967 ईस्वी से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मात्र 2 वर्ष तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक वीवी गिरी रहे थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे थे? वीवी गिरी रहे थे। अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर प्रश्न, अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो क्या कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 29 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इसका स्थापना हुआ था कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था और इसी के याद में विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड शहर में स्थित है। सवाल में आ जाए कि बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 7 अप्रैल को, उसका जो है संगठन कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो हम बोलेंगे कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला सवाल दिया गया 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया कि वृष्टि छाया का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा कि वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन में दिया गया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से वर्षा क्षेत्र है, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। सी ऑप्शन में दिया गया अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो वृष्टि छाया का क्या अर्थ होता है? तो वृष्टि छाया का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से वर्षा क्षेत्र होता है, से प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 31 नंबर में, आपातकाल के दौरान में मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। जब आपातकाल लगता है तो कितने प्रकार के हमारे संविधान में आपातकाल दिया गया है? तो कब कितना कितना एक बार कमेंट में बताइएगा। 365 और कितना है? 365 एक था राष्ट्रपति आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो आप लोग आर्टिकल बताइएगा कमेंट में, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही बताते हैं। तो यहाँ सवाल में दिया गया है कि बताइए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या फिर लोकसभा के द्वारा? जब आपातकाल लगती है तो कौन हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर देते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि भारतीय अनुच्छेद के संविधान 352 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 358 या 359 में राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकार पर प्रभाव वर्णन है और 358 और अनुच्छेद 319 द्वारा दिए गए मूल अधिकार को निलंबन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 359 में क्या बताया गया है? अन्य मूल अधिकारों को निलंबन, जैसे 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न बताइएगा 32 नंबर प्रश्न में, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? किस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण का ही कारण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा कहा जाता है। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो कुरुबा कहा जाता है। झूम की खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ करके बीज को बो दिया जाता है। इसको कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में कुरुबा और आंध्र प्रदेश में पोडू और मध्य प्रदेश में दीपा। अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर में। 34 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय सीमा की लंबाई द्वीप सहित तटीय सीमा यदि पूछे तो 75 16.6 हो जाएगा। इस प्रकार भारत की कुल सीमा की लंबाई यदि पूछे तो क्या हो जाएगा, 22,716.6 हो जाएगा। कुल सीमा की लंबाई पूछे तो 22,71,6.6 हो जाएगा। यदि तटीय सीमा पूछे तो 75 16.6। यदि आपका स्थल सीमा पूछे तो क्या हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल दिया गया 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। प्रश्न में दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो हम जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अडोल्फ हिटलर ने किया था। जर्मनी के चांसलर हिटलर थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण अडोल्फ हिटलर ने किया था। इस प्रकार से भी आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बताइए पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था, कौन सा देश ने किया था। आप बोलेंगे जर्मनी के चांसलर क्यों कौन थे, हिटलर थे, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर प्रश्न में कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। जनवरी 2021 के अनुसार आप बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बेंगलुरु। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपको सेट में करवाया जा रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन कौन आए थे, उसका नाम क्या था, कहाँ के थे वे, कहाँ के थे वे। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो आए थे पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में ही यही तो गए थे। इसी के लिए जब असम में क्या किया गया था, विजय ऑपरेशन चलाया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है 38 नंबर प्रश्न में सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है। तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य के हिमालय को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश के बाद। मतलब सवाल में है कि राज्यसभा का 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक कितने दिन के बाद, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 वर्ष बाद। इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट, जर्मनी यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ जर्मनी होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था। क्या दिया गया प्रश्न में, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्साय में किया गया था। इसलिए 40 को ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 41 नंबर में संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है। जैसे संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब कौन सा अधिकार बन गया, एक बार जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। तो हम जानते हैं कि मूल अधिकार में जो है, मूल संविधान में जो था हमारे, जो संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार जो क्या हो गया, कानूनी अधिकार बन गया। कानूनी अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी संपत्ति को कोई भी आदमी समाज वाला छीन सकता, नहीं, सरकार के अलावा हमारी संपत्ति को कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए यहाँ सवाल में है कि संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया, अब का बात बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, कानूनी अधिकार हो गया। सवाल में रहता कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में क्या था, तो आप बोलते मौलिक अधिकार था, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है अब का मतलब अब वर्तमान में, तो क्या रह गया, कानूनी अधिकार। 41 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा
संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार सूची से हटाकर इसे संविधान का 300A में, ये भी सवाल में आ सकता है कि संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा जो है आर्टिकल में रख दिया गया है, तो 300 का ए। इस प्रकार से भी सवाल आपका बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार को टर्मिनेट करके 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा हटाया गया था। तो बताइए कौन सा भाग में मतलब इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो भाग 12 में आपका सवाल ये भी बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग में शिफ्ट कर दिया था, तो भाग 12 में शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था। तो हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था उत्तर प्रदेश था। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 900 किलोमीटर का चाराधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन मतलब कौन सा राज्य में जो निर्माण किया गया चाराधाम हाईवे प्रोजेक्ट। चाराधाम हाईवे प्रोजेक्ट कौन सा राज्य में निर्माण हुआ था, तो इसका जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया 44 नंबर प्रश्न में, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है। राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है, उत्पादन के साधनों से आय को ही बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय को ही हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। NNP का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर साधन लागत या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भी दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 45 नंबर प्रश्न में। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया रबर डैश है। रबर क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, उसका कमेंट में आंसर बताइएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है कि एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया कि रबर क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की एक फसल है। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 46 नंबर प्रश्न में कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है। तो उत्तर पश्चिम आपको डायरेक्शन मालूम होगा कि ये क्या है आपका, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट ये आपका क्या है वेस्ट। तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो वही सवाल में दिया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों का परिणाम स्वरूप होती है जो क्या उत्पन्न करती है, लाल सागर उत्पन्न करती है, काला सागर उत्पन्न करती है, बाल्टिक सागर उत्पन्न करती है या फिर भूमध्य सागर उत्पन्न करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों का परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न करती है। इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में है कि विदेशी निवेश क्या कहलाता है। विदेशी का जो निवेश हम कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी का निवेश जो है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को ही विदेशी निवेश कहलाता है। इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 48 नंबर प्रश्न में। 48 नंबर प्रश्न में है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना जो त्यागपत्र देते हैं तो किसको दे सकते हैं, किससे त्यागपत्र मतलब छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देते हैं। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब सवाल में दिया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो हम यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष भी यदि अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष मतलब ये इसको देंगे और वे इसको देंगे। इसका यही है। अगला सवाल दिया गया 49 नंबर प्रश्न में 26 नवंबर
26 नवंबर को क्या जाना जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में। तो 26 नवंबर को हम किस चीज़ के रूप में जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर विधि दिवस कैसे मनाते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। तो हम जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सही है। लेकिन इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को ही क्या किया गया था? अपना संविधान जो है, भारत का संविधान जो है स्वीकार किया गया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विधि दिवस इसी के रूप में मनाया जाने लगा था। अब परंपरा सर्वप्रथम भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन द्वारा सन 1979 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो आपसे सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में तो हम जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन प्रथम बार विधि दिवस कब मनाया गया था? इसकी करेक्ट आंसर रहेगा 1979 को प्रथम विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय विधि दिवस। नेक्स्ट सवाल दिया गया 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक बाघ संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कितना वर्ष कार्यकाल होता है? तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में दिया गया कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। तो किससे सुरक्षा करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा परावैंगनी। हम जानते हैं कि वायुमंडल में स्थित जितने भी ओजोन जो है सूर्य से जो आती है, तो कौन हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है? तो परावैंगनी किरणें जो है हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिन के लिए ही काम किया जाता है, इसलिए 53 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मनरेगा योजना वर्ष 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करती है, और क्या ये कार्य उन्हें 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। मनरेगा एक कानून के रूप में 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, तो आप जानते हैं। अगला सवाल दिया गया 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो हम यहाँ बता सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना ही देश भारत का ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया गया था? अपना देश भारत में, इसलिए 54 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अच्छा, क्या कह रहा है? विश्व में किस देश सर्वप्रथम पूछ रहा है, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि विश्व में जो है कौन सा देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान निर्माण 1787 में शुरू हुआ था, यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। सवाल में कहता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन था, तब भारत का संविधान लेते, लेकिन सवाल में ये नहीं कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम का मतलब था सबसे पहले लिखित संविधान कौन सा देश का था? तो अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान था, इसलिए 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 55 नंबर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 56 नंबर। 56 नंबर में है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, तो सर्वप्रथम शहर कौन था?
उत्तर प्रदेश था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय शहर बताना है कि सबसे ज़्यादा द्वितीय जनसंख्या वाला कौन सा शहर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई था। शहर के बारे में पूछा जा रहा है, राज्य नहीं पूछा रहा। वो पिछला सवाल में था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। राज्य में आप उत्तर प्रदेश बता सकते हैं, लेकिन यदि आपसे सवाल में आए कि सर्वाधिक जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर था मुंबई, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर बताना, दूसरा शहर। तो दूसरा शहर, प्रथम शहर कौन सा हो जाएगा मुंबई, लेकिन दूसरा शहर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसलिए करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। 56 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया 57 नंबर प्रश्न में। 57 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, भारत का वाटरमैन नाम से कौन जाना जाता है। भगत सिंह, राज सिंह, राजेंद्र सिंह, मान सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का वाटरमैन नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 ईस्वी में राजस्थान के अलवर जिला में हुआ था। इन्होंने 2001 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 इसमें स्कॉटहम जल पुरस्कार जीता था। इसलिए इसको क्या कहता है, भारत संघ नाम एक गैर सरकारी संगठन का इसने क्या किया था, संगठन चलाए थे। इसलिए 57 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल दिया गया 58 नंबर प्रश्न में। 58 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। तो किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी आप लोग जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 59 नंबर में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। भारत में कौन सा ऐसा जगह है कि सबसे ज़्यादा वहाँ वर्षा दर्ज कराई गई है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है। तो कौन सा स्थान है, मासिन राम कहाँ है, मासिन राम मेघालय में स्थित है। इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर प्रश्न में कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम ने उस एजेंसी का नाम जिसके अंतर्गत मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न के रूप में बताई थी। इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 61 नंबर प्रश्न में। 61 नंबर प्रश्न में, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ला जाती है। गन्ना, आलू, गेहूं, ज्वार और बाजरा। तो गन्ना तो नहीं ला सकते हैं, आलू भी नहीं ला सकते हैं, गेहूं भी नहीं ला सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। ज्वार और बाजरा जो है पशु के चारे में उपयोग में आ जाती है। इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर में, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन था। लीगल मतलब आप लोग वैध जिसको बोल सकते हैं, तो लीगल ऑफिसर कौन सा था, भारत का महान्यायवादी, भारत का आप लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं ना, इसलिए भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होता है। आप लोग ये हमसे बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल जो हमारे भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है, एक बार कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 63 नंबर प्रश्न में, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चलाया गया था कब से कब तक चलाया गया था और किसके कार्यकाल में चलाया गया था और कब, मतलब कौन सा स्थान से कौन सा स्थान के बीच चलाया गया था, इतना सवाल आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, मुंबई और थाने के बीच से चलाया गया था। इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर डी का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, तो हम जानते हैं कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा चलाया गया था। 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध था। 64 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध था।
इसलिए 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 65 नंबर में, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में स्थित है? तो जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है, इसलिए 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 66 नंबर में, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व मतलब जारी करती है, इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 67 नंबर में, सामाजिक न्याय क्या क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी मतलब पुरुष और महिलाओं हेतु रोजगार, समान अवसर, धन का समान वितरण, राजनीतिक में महिलाओं के समान भागीदारी, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी की भागीदारी बिना किसी भेदभाव के, इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वह राज्य का नाम क्या है? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और राजस्थान में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, इसलिए 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 69 नंबर प्रश्न में, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था? किसने की थी? सारे जहां से अच्छा किसने इसका रचना किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां से अच्छा बोला था, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 70 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सोशल स्टडीज का सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सबके पास हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुँचे और इस क्लास को सबसे पहले आप देख सकें और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो कौन सा क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र, इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।